हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पर हम चैप्टर की समरी को रीड कर चुके हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट, और आज हम करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अगर आपने वो सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट विद दियर इम्पोर्टेंट फीचर। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर का नाम ही रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है। तो हमें क्या बताना है, हमें डिस्कस करना है रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन को किस आधार पर, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर और उसके फीचर के आधार पर। तो ये सारे आप डिटेल में अच्छे से पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बताया गया है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, लेकिन उन्हें यूटिलाइज नहीं किया गया है। द डिसीजन टू यूटिलाइज दैम इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फेजिबिलिटी एंड इट्स यूजफुलनेस। अब ये जो डिसीजन है यूटिलाइजेशन का, ये किस आधार पर है कि किस तरह की आर्थिक सिचुएशन है और किस तरह से वो यूज किए जा सकते हैं। सेकंड पे है डेवलप्ड रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विच हैव बीन सर्वेड। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनका निरीक्षण किया जा चुका है। Their quality and quantity have been determined for utilization। उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को दोनों को निश्चित किया जा चुका है यूटिलाइजेशन के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ सच रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी। अब ये जो डेवलपमेंट है रिसोर्सेज का, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये टेक्नोलॉजी पर, मतलब जिस एरिया में, जिस रीजन में वो है वहाँ पर टेक्नोलॉजी कैसी है और उन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कैसी है। आगे देखते हैं, स्टॉक रिसोर्सेज हैव अ पोटेंशियल टू सेटिस्फाई अवर नीड। अब जो स्टॉक रिसोर्सेज होते हैं वो भी हमारी बेसिक नीड को पूरा कर सकते हैं, बट वी डू नॉट हैव अ एप्रीप्रिएट टेक्नोलॉजी टू यूज दिस इकोनॉमिकली। लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है आर्थिक रूप से कि जिन्हें हम इन स्टॉक रिसोर्सेज को यूज कर सकें। आगे है, रिजर्व रिसोर्सेज कैन बी पुट यूज विद द हेल्प ऑफ एक्सिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ। हम जानते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी यूज करके हम इन्हें यूज कर सकते हैं, बट दियर यूज हैज़ नॉट बीन यट स्टार्टेड। लेकिन उनका जो अभी यूज है वो शुरू नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हमें कितने टाइप के रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन है, कितने रिसोर्सेज जो है कैसे क्लासिफाइड किए गए हैं वो बताने हैं डेवलपमेंट के आधार पर। तो ये चीज़ हमने अभी ऊपर पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर हम स्टेट के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन, अभी हमने पढ़ा है वो एक रीजन में पाए जाते हैं, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, लेकिन उन्हें यूज़ नहीं किया गया है। एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राजस्थान एंड गुजरात की बात हो रही है, हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। यानी कि वहाँ पर विंड और सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बट हैव नॉट बीन यूज्ड यट, लेकिन उन्हें अभी यूज़ नहीं किया गया है। डेवलप्ड रिसोर्सेज की बात करें तो विच आर सर्वेड, अभी आपने ऊपर पढ़ा, उनका निरीक्षण किया जा चुका है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी डिटरमाइन हो चुकी है यूटिलाइजेशन के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ पॉसिबिलिटी। यानी कि उनकी वहाँ पर कैसी टेक्नोलॉजी है, किस तरह की अवेलेबिलिटी है, ये सब चीज़ उस पर डिपेंड करती है। अब स्टॉक के बारे में पढ़ते हैं। स्टॉक मटेरियल इज इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, बट human being do not have a appropriate technology to access these are termed as a stock। तो स्टॉक रिसोर्सेज उन्हें बताया गया है कि कुछ मटेरियल है एनवायरनमेंट में जो है और हमारी ज़रूरतों को पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी नहीं है जिन्हें हम यूज़ कर सकें, इसलिए वो स्टॉक्ड है। एग्जाम्पल के लिए बताया गया है, वाटर इज कंपाउंड ऑफ टू
दो गैसों का कंपाउंड है वाटर, उसमें कौन कौन सी गैस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, विच कैन बी यूज, जिन्हें हम हाई सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं, बट क्या है, टेक्नोलॉजी की कमी है और उन्हें हम यूज नहीं कर सकते हैं और वो अभी अनयूज है। आगे है रिजर्व, दे आर द सबसेट ऑफ स्टॉक, ये स्टॉक का सबसेट है, विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ, मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके हम इन्हें यूज कर सकते हैं, बट यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्ट यट, लेकिन अभी उनका यूज शुरू नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? प्रोबेबली दे कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, कि उन्हें हमने बचा कर रखा है फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली अ लिमिट एक्सटेंट। देखिए, तो जो वाटर है वो बहुत बड़ी संख्या में है, मात्रा में है, बहुत ज़्यादा, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, उससे हम जानते हैं उसे यूज़ भी किया जा रहा है हाइड्रोलिक पावर के लिए अभी, लेकिन उसे हम एक लिमिट में ही यूज़ करते हैं। दस द वाटर इन द डैम, फॉरेस्ट एक्सेट्रा आर रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर। तो ये पानी हमने इसलिए इन्हें डैम में इन्हें बचा कर रखा है जिससे कि हम आने वाले टाइम में इन्हें यूज़ कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट डिफिशेंट इन सम अदर रिसोर्सेज, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट। तो बताया गया है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ में कुछ रिसोर्सेज में अभी डिफिशेंसी है, यानी कि कुछ कमी है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? तो हमें यहाँ पर एग्जाम्पल देते हुए एक आंसर बताना है। रिसोर्स प्लानिंग इज नेसेसरी इन अ कंट्री लाइक इंडिया। तो इंडिया जैसे देश में रिसोर्स को प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब बहुत सारी विभिन्नताएं हैं अवेलेबिलिटी को लेकर इंडिया में। नीड, देयर आर रीजन्स which are rich in certain type of resources but are deficient in some other resources। अब हमें ज़रूरत क्यों है इन्हें प्लान करने की? तो जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ रीज़न ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पाए जाते हों और कुछ रीज़न में इन रिसोर्सेज की कमी होती है। देयर आर सम रीज़न विच आर सेल्फ सफिशेंट एंड देयर आर सम रीज़न विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। अब वाइटल रिसोर्सेज की अगर बात करें तो कुछ रीज़न ऐसे हैं जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ये रिसोर्सेज पाए जाते हैं और वहीं पर कुछ रीज़न ऐसे हैं जहाँ पर इनकी शॉर्टेज, जो वाइटल रिसोर्सेज हैं उनकी शॉर्टेज देखने के लिए मिलती है, जैसे कि वाटर। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बताया गया है, द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कॉयल डिपॉजिट। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिनरल्स और कॉयल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबेंडेंट वाटर रिसोर्सेज, अरुणाचल प्रदेश में प्रचुर मात्रा में वाटर रिसोर्सेज पाए जाते हैं, बट लैक्स इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, लेकिन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की अभी भी कमी है। द स्टेट ऑफ राजस्थान हैज़ एनफ सोलर एनर्जी। अब राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर सोलर एनर्जी पर्याप्त मात्रा में है, बट विंड एनर्जी भी पर्याप्त मात्रा में है, बट लैक्स वाटर रिसोर्सेज, लेकिन वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो वहाँ पर वो बहुत कम है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट is deficient in water, infrastructure and some vital minerals। तो कोल्ड डेजर्ट की बात हो रही है, लद्दाख की बात हो रही है, तो वहाँ पर कल्चरल हेरिटेज बहुत ज़्यादा है, बट वहाँ पर वाटर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बता चुकी हूँ, जैसे रोड, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें, तो अगर इनकी बात करें या कुछ ज़रूरी मिनरल्स की बात करें तो वहाँ पर वो कमी पाई जाती है। दिस कॉल द बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट और रीजनल एंड लोकल लेवल। तो इसीलिए रीजनल, नेशनल, स्टेट लेवल पर इसे प्लान करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एलुवियल सॉइल अंडर द फॉलोइंग हेड्स। तो हमें एलुवियल सॉइल के बारे में बताना है, यहाँ पर कुछ फॉर्मेशन बताना है, उसका किस तरह से वो बनती है, डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, क्लासिफिकेशन और न्यूट्रिएंट्स बताने क्या चीज़ें वहाँ पर पाई जाती हैं।
तो फॉर्मेशन की बात करते हैं। एलुवियल सॉइल इज मेड अप ऑफ सिल्ट, सिल्ट कीचड़ कह सकते हैं, दलदल कह सकते हैं, सैंड एंड क्ले। तो जो एलुवियल सॉइल होती है वो सिल्ट से, सैंड से और क्ले से मिलकर बनी होती है। इट इज डिपॉजिटेड बाय 3 इम्पोर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, द इंदुस, the Ganga and the Brahmaputra. It is bigger, the closer in the upper reaches of the river and become finer as river flow down. तो देखिए सबसे पहले तो ये बताया गया है कि ये सिल्ट से, सैंड से और क्ले से मिलकर बनी होती है। ये कौन कौन सी रिवर जो है यहाँ पर इसके फॉर्मेशन में काम करती है, इंदुस, गंगा और ब्रह्मपुत्र करती है। और यहाँ पर बताया गया है कि जब ये अपर रहती है, यानी कि पानी तो फ्लो होके आता है, जब ये अपर रहती है तो ये थोड़ी बिगर रहती है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आती है तो ये जो है फाइन हो जाती है, इसके जो पार्टिकल हैं वो थोड़ा फाइन हो जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं। दिस सॉइल इज प्रीवेलेंट इन द रिवर वैली, रिवर वैली में ये पाई जाती है। ऑफ द नॉर्थ प्लेन, नॉर्थ प्लेन में यानी कि इंदुस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के। स्ट्रिप्स इन गुजरात एंड राजस्थान, कुछ पार्ट में गुजरात और राजस्थान में भी पाई जाती है। एज वेल एज इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इन द डेल्टा ऑफ रिवर द पेनिसुलर प्लेट्यू, महानदी कृष्णा और कावेरी का जो डेल्टा बनता है वहाँ पर भी ये एलुवियल सॉइल पाई जाती है। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दियर एज, अगर उसकी एज की बात करें, एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज बांगर एंड खादर। तो हम इन्हें 2 सॉइल में डिवाइड करते हैं। एज की बात करें तो न्यू एलुवियल सॉइल और ओल्ड एलुवियल सॉइल, 2 में हमने इन्हें डिवाइड किया है। तो जो हमारी बांगर सॉइल है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल है और जो खादर है वो न्यू एलुवियल सॉइल है। खादर हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन पाया जाता है, कंकर पाई जाती हैं, एंड कंटेन मोर फाइन पार्टिकल देन बांगर, और बांगर से यहाँ पर फाइन पार्टिकल पाए जाते हैं, यानी कि ये बारीक होती है। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स की। दिस सॉइल इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक पोटास, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम। तो यहाँ पर इस मिट्टी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि पोटास है, फास्फोरिक एसिड है और लाइम है। विच इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग पैडी, वीट, शुगर कैन एंड अदर क्रियल्स एंड पल्स क्रॉप। तो ये जो है धान, गेहूँ, गन्ना और दालें, ये सब उगाने में बहुत सही, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उगाई जा सकती हैं। व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन क्या है, मिट्टी का कटाव क्या है? व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन के मेन यानी कि मुख्य कारण क्या हैं? ठीक है, तो डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर, मतलब मिट्टी का ऊपरी कटाव हो जाना, वो कहलाता है सॉइल इरोजन। एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज नोन एज सॉइल इरोजन, और मिट्टी का बह जाना सॉइल इरोजन कहलाता है। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन के कारण क्या हैं? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी लाइक डिफोरेस्टेशन, सबसे मेन कारण है डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, यानी कि पशु वहाँ पर चरते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा है और माइनिंग बहुत ज़्यादा है, इस वजह से सॉइल इरोजन होता है। नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर, वाटर लीड्स टू सॉइल इरोजन। कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं जैसे कि तेज हवाएं चलना, ग्लेशियर का और वाटर का, यानी कि बाढ़ जैसी स्थिति आना, इससे भी सॉइल इरोजन होता है। अब थर्ड दिया गया है, द रनिंग वाटर कट थ्रू क्लेली सॉइल। अब जो रनिंग वाटर होता है उससे क्लेली सॉइल जो है कट जाती है। मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज, वो डीप चैनल्स क्रिएट कर देती हैं। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन, और इसकी ऐसा होने से जो लैंड होती है वो कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं रहती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गली इरोजन एंड द लैंड इज कॉल्ड बैड लैंड और रेवाइंस इन द चंबल बेसिन। तो चंबल बेसिन में यहाँ पर बताया गया है कि इस तरह की स्थिति पाई जाती है, और ये जो इरोजन है इसकी वजह से जो लैंड है वो कल्टीवेशन के लायक नहीं रहती है। समटाइम वाटर फ्लो एज अ शीट
कभी कभी जो वाटर होता है वो एक शीट की तरह, जैसे कि यहाँ पर ऐसे देखिए जैसे बाढ़ आ जाती है तो एक शीट की तरह बहता है पानी ओवर लार्ज एरिया, एक बहुत बड़े एरिया पर, डाउन द स्लोप, नीचे की तरफ बहकर चला आता है। इट लीड टू वॉशिंग अवे द टॉप सॉइल, और इससे क्या होता है, जो ऊपरी मिट्टी होती है वो बहकर आ जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शीट इरोजन, इसे शीट इरोजन कहा जाता है। विंड ब्लो लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोप लैंड एंड इज कॉल्ड विंड इरोजन। अब विंड क्या करती है, विंड से भी मिट्टी का हरासमेंट होता है, मिट्टी जो है कटती है, जो तेज हवाएं हैं वो ऊपरी मिट्टी को बहा कर ले जाती हैं, स्लॉप कर देती हैं, इसे विंड इरोजन कहा जाता है। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, गलत तरीके से अगर फार्मिंग की जाए तो इससे भी सॉइल इरोजन होता है। तो यहाँ पर 6 फैक्टर दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर से याद करें। सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटी को बताया गया है, फिर नेचुरल फैक्टर यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, जैसे बाढ़ की स्थिति आ जाती है वो बताया गया है, कई बार तूफान जैसी स्थिति होती है वो यहाँ पर बताया गया हो, और गलत तरीके से फार्मिंग करना भी सॉइल इरोजन का एक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्लासीफाई रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओनरशिप, एक्सप्लेन ईच क्लास इन ब्रीफ विद एग्जाम्पल। तो हमें यहाँ पर क्या क्लासीफाई करना है, जो रिसोर्सेज है उन्हें क्लासीफाई करना है ओनरशिप के बेस पर। ओनरशिप क्या है कि कौन किस तरह के रिसोर्सेज यूज़ करता है, उनके पर्सनल होते हैं, किसी कम्युनिटी के होते हैं, इस तरह से। तो हमें एग्जाम्पल भी देकर यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो रिसोर्सेज आप देखिए, रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप मीन्स हु ओन द रिसोर्सेज, इसका मतलब है कि किसके वो रिसोर्सेज हैं। इट कैन बी अ पर्सन, एक पर्सन हो सकता है, एक ग्रुप, कोई एक समुदाय हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, समूह हो सकता है, अ कम्युनिटी, कोई समुदाय हो सकता है, और अ कंट्री, या फिर एक देश भी हो सकता है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है क्लास ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है, ये हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है, जो हमारे इंडिविजुअल हैं, रिसोर्सेज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के द्वारा इस तरह के रिसोर्सेज रखे जाते हैं, जैसे कि किसी का एक प्लॉट होता है, किसी का एक घर होता है, किसी पर्टिकुलर इंसान का होता है, इंडिविजुअल का होता है। कम्युनिटी की बात करें, किसी समुदाय की बात करें, रिसोर्सेज एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, तो इस तरह के रिसोर्सेज जो होते हैं, जो कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं, वो सभी उन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पब्लिक पार्क ले लेते हैं, बरियल ग्राउंड ले लेते हैं, यानी कि जैसे कब्रिस्तान, या फिर हम कोई चीज़ कहीं पर दफनाते हैं वो उस चीज़ के लिए, तो ये कम्युनिटी का यहाँ पर पूरे हक होता है। नेशनल, रिसोर्सेज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड its agency with its political boundaries and territorial water, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिसोर्सेज होते हैं, ये रिसोर्सेज गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किए जाते हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा ऑन किए जाते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, टेरिटोरियल वाटर हैं, ये सारी बातें बताई गई हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, रोड, रेलवे, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो ये नेशनल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। अब देखते हैं इंटरनेशनल। ओशियन रिसोर्सेज चैप्टर में पूरा डीपली यहाँ पर पढ़ा दिया गया है इसके बारे में। बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में भी बताया था। कंट्रीज आर दोज इन द पोलर रीजन विच आर रेगुलेट बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बना दिए गए हैं जो पूरा कंट्रोल रखते हैं उन पर, उन्हें किस तरह से रेगुलेट करना है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे फिशरीज है इंटरनेशनल में, फिशरीज है, वाटर है, मिनरल है इन अंटार्कटिका। अब आगे देखते हैं, मेंशन एनी टू ह्यूमन एक्टिविटी विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन, ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे डिफोरेस्टेशन जैसी चीज़ें। तो यहाँ पर 2 ह्यूमन एक्टिविटी बतानी है जो रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन के लिए, ठीक है। तो
कॉज ऑफ सॉइल इरोजन बिल्कुल सेम अभी हमने ऊपर पढ़ाई है, जैसे ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, इसी तरह से यहाँ पर दिया गया है। अब हम पढ़ते हैं टू टाइप ऑफ सॉइल इरोजन, दो टाइप बताए गए हैं। गलीज बताया गया, अभी ऊपर बताया कि वाटर आता है और जो डीप चैनल है वो वहाँ पर बन जाते हैं, और जो लैंड होती है वो कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं रहती है। शीट इरोजन भी अभी आपने पढ़ा है, जो वाटर होता है एक लार्ज एरिया में वो बहकर आता है और इससे क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है। अब हम पढ़ते हैं प्लानिंग इज वाइडली एक्सपेक्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज इन अ कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया जैसे देश में एक स्ट्रेटजी बनानी है, प्लानिंग करनी है, और तब हम किस तरह से इन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं ये मैटर यहाँ पर रखा गया है, तो हमें जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को। ठीक है, तो प्लानिंग इज वाइडली एक्सपेक्टेड strategy for judicious use of resources in the country like India which has enormous diversity in the availability of resources। तो देखिए मेन कारण क्या है प्लानिंग करने का, एक स्ट्रेटजी बनाने का कारण यही है कि सबको समान अधिकार मिले, कोई इनजस्टिस ना हो। और जैसे कि इंडिया की बात करें तो वो इतना बड़ा कंट्री है, उसमें बहुत सारे वैरायटी में रिसोर्सेज पाए जाते हैं, बट उनकी डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग रिसोर्सेज पाए जाते हैं, अलग उनमें विभिन्नता है, उनकी अवेलेबिलिटी भी जो है वो एकदम अलग है। तो इस आधार पर हमें प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर जानते हैं there are reason which are rich in certain type of resources but are deficient in some other resources। तो ये बात भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कई रीज़न ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, कई रीज़न ऐसे हैं जहाँ पर उनकी मात्रा कम होती है। सबसे मेन कारण तो यही है। देयर आर सम रीज़न विच कैन बी कंसीडर्ड सेल्फ सफिशिएंट, बिल्कुल सेम चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी यही बताई गई है कि कुछ एरिया तो ऐसे होते हैं जो मतलब पूरी तरह से अपने आप में ही पर्याप्त हैं, अवेलेबिलिटी है वहाँ पर रिसोर्सेज की, लेकिन कुछ रीज़न ऐसे हैं जहाँ पर जो ज़रूरी रिसोर्सेज हैं उनकी कमी भी पाई जाती है। तो इसलिए प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, सारी चीज़ें अभी पढ़ी है हमने। यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं, कॉल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। वहीं पर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत कम है। अब राजस्थान की बात ले लेते हैं। राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी तो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, बट यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम प्लानिंग करें इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोटिक अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस है? तो देखिए यहाँ पर बायोटिक रिसोर्सेज है, अबायोटिक रिसोर्सेज है। यहाँ पर दीज रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर। बायोस्फीयर से ये रिसोर्सेज हमें मिलते हैं। ठीक है, दे रिफर टू ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये जो अबायोटिक रिसोर्सेज है इनमें बायोस्फीयर का कोई काम नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स ही कंपोज्ड होते हैं। ठीक है, These include flora and fauna, fisheries, livestock, human beings, एक्सेट्रा। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि बायोस्फीयर का काम होता है, तो बायोस्फीयर क्या है, तो इसमें फ्लोरा, फ्यूना, फिशरीज, लाइव स्टॉक, ह्यूमन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर नॉन लिविंग की बात हम करेंगे। दीज इंक्लूड्स रॉक्स, मेटल्स, लैंड, एयर, माउंटेन्स, रिवर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे अबायोटिक रिसोर्सेज में। मिनरल्स सच एज कोयल and petroleum are included in these category because they are formed by the decayed organic matter। अब ये जो मटेरियल्स हैं जैसे कि कॉयल है, आप कहेंगे नॉन लिविंग है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कॉयल है, पेट्रोलियम है, ये सारे जो है इस कैटेगरी में इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि ये किस तरह से बनते हैं, जो डिकेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ना उनसे बनते हैं, तो इसलिए ये भी बायोटिक रिसोर्सेज में ऐड किए गए हैं। अब देखते हैं मिनरल सच एज गोल्ड, आयरन, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा कम इन दिस कैटेगरी। तो यहाँ पर ये भी नॉन लिविंग है, ये किसी ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर नहीं बनते हैं,
जैसे कि गोल्ड है, आयरन है, कॉपर, सिल्वर है, ये मेटल जो है अबायोटिक रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखे जाते हैं। अब है एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन इन डिफरेंट एरियाज। तो किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने का मेथड अपना सकते हैं। इन हिली एरिया की बात करें तो प्लोइंग अलोंग द कॉन्ट्योर लाइन्स कैन स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्योर प्लोइंग। तो कॉन्ट्योर प्लोइंग करके देखिए, हम यहाँ पर आपको पहले भी बता चुके हैं, जैसे इस तरह से ढलान है तो हम इस तरह से खेती ना करके हम इस लाइन में अगर खेती करें तो इसे कॉन्ट्योर प्लोइंग कहेंगे। ठीक है, इस तरह से प्लो करेंगे तो इससे क्या होगा, जो वाटर है वो कटाव नहीं करेगा मिट्टी का। अब हम देखते हैं स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप मेकिंग टेरेस। टेरेस फार्मिंग हम कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग क्या है, इस तरह से स्टेप्स बनाई जाती हैं हिली एरियाज पर, इसे कहा जाता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस कल्टीवेशन रेसिस्ट्स इरोजन। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि टेरेस कल्टीवेशन जो है सॉइल इरोजन को रोकता है। वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज में पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है टेरेस फार्मिंग। अब एग्रीकल्चर की बात ले लेते हैं। इन एग्रीकल्चरल रीजन लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। ठीक है, कैसे डिवाइड हो सकते हैं, जो लार्ज फील्ड है स्ट्रिप में डिवाइड हो सकते हैं। स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, और जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उसके बीच में हम स्ट्रिप्स में ग्रास को ग्रो कर सकते हैं। दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड, और इससे क्या होता है, जो विंड की फोर्स होती है वो टूट जाती है। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। इस मेथड को स्ट्रिप क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। इन ड्राई एरियाज, अब ड्राई एरियाज की बात करेंगे। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन सिमिलर वे। मतलब एक लाइन में ट्रीज लगा दिए जाते हैं, जैसे कि ग्रास लगा दी जाती है, बिल्कुल वैसे वो भी इस तरीके से ही काम करते हैं। रो ऑफ सच ट्री आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट, और इस तरह के जो रो में ट्रीज लगे होते हैं उन्हें शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। दीज शेल्टर बेल्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया, और ये जो है बहुत अच्छे तरीके से ये जो स्टेबलाइजेशन होता है सैंड का, इसको डेजर्ट एरिया में रोकते हैं। अब देखते हैं इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरियाज की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, proper discharge and disposal of industrial effluents and waste after treatment can be reduce land and water degradation। ठीक है, तो यहाँ पर कितने ही सारे फैक्टर बताए गए हैं कि हमें जो है वेस्ट लैंड को सही से मैनेज करके यूज़ करना है, हमें माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, हमें जो डिस्चार्ज करते हैं डिस्पोजल करते हैं इंडस्ट्री से, वो एक्टिविटी हमारी सही होनी चाहिए, वो उन्हें ट्रीट करके उन्हें शुद्ध करके वहाँ पर छोड़ना चाहिए जो, और लैंड और वाटर डिग्रेडेशन को हम इस तरह से रोक सकते हैं। ठीक है, अब है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे कि नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस होता है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज कैन बी यूज अगेन एंड कैन बी रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं और उन्हें रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, चाहे हम उन्हें फिजिकली, केमिकली या मैकेनिकली किसी भी प्रोसेस से यूज़ करें। ठीक है, अब नॉन रिन्यूएबल की बात करते हैं। दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस। ये रिसोर्सेज ना तो रिन्यूड हो सकते हैं और ना ही रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। दे टेक ए शॉर्ट टाइम टू रिन्यूअल। अब इन्हें थोड़ा सा समय लगता है रिन्यू होने में, लेकिन
दीज रिसोर्सेज टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, लेकिन ये रिसोर्सेज मिलियन ऑफ ईयर्स लगा देते हैं दोबारा बनने में। दीज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ये फ्री गिफ्ट्स होते हैं नेचर के। वंस दे गेट एग्जिस्टेड कैन नॉट बी रीमेड, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिन्हें हम अगर एक बार यूज़ कर लें तो वो दोबारा नहीं बन सकते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल की हम बात करते हैं। ठीक है, आगे है दे आर पोल्यूशन फ्री एंड देयर फॉर इको फ्रेंडली, ये जो है पोल्यूशन फ्री होते हैं और इको फ्रेंडली होते हैं। दे कॉज पोल्यूशन एंड डैमेज अवर इन्वायरमेंट, अब ये जो है पोल्यूशन फैलाते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, आगे देखते हैं व्हाई इज लैंड कंसीडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, लैंड को एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज क्यों माना गया है। एक्सप्लेन विद 4 फैक्टर रेफरेंस विद द इंडियन लैंड रिसोर्सेज, हमें 4 फैक्टर बताने हैं इंडियन लैंड रिसोर्सेज के। ठीक है, इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ फीचर्स नेमली माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड आइलैंड। ठीक है, तो ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इनकी वेराइटी है, इनके फीचर बहुत अलग अलग हैं, जैसे इन्हें किन नामों से जाना जाता है, माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है और आइलैंड्स है। तो यहाँ पर कौन कितनी कितनी उनकी संख्या है वो सारी बताई गई है, मात्रा है उनकी, मतलब उनके नंबर बताए गए यहाँ पर। अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया प्लेन, यानी कि 43% लैंड जो है वो प्लेन में है, जो हमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, वहीं हम माउंटेन की बात करते हैं तो 30% टोटल सरफेस एरिया है माउंटेन का। ठीक, और ये जो है यहाँ पर साल भर बहने वाली कुछ रिवर्स होती हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, टूरिज्म प्रोवाइड करती हैं, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें माउंटेन के भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हमने जाना कि लैंड जो है, जो हमारी प्लेन लैंड है वो 43% है, जो माउंटेनियस एरिया है वो 30% है। अब है 27% ऑफ एरिया इज द प्लेट्यू रीजन, प्लेट्यू रीजन का यहाँ पर कितना परसेंटेज है, यहाँ पर परसेंटेज है 27। यहाँ पर शायद एक मिस हो गया है, वो मैं आपको ओरली बता देती हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर मिस हो गया है, लेकिन आपका जो 4th फैक्टर है वो आप खुद से बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने बताया कि प्लेट्यू, यहाँ पर हमने बताया कि प्लेन लैंड कितना है, हमने बताया माउंटेनियस लैंड कितना है, यहाँ पर हमने बताया कि प्लेट्यू कितना है। अब यहाँ पर रह गया है हमारा आइलैंड एरिया, जो आपका क्वेश्चन होने वाला है। इसे आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछ भी सकते हैं, कमेंट में ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।